खैर, एक नई रिपोर्ट ये सवाल उठा रही है कि भविष्य में इजराइल के साथ सामान्यीकरण समझौते कितने टिकाऊ हो सकते हैं। इजरायली सेना द्वारा प्रकाशन के लिए मंजूरी दी गई जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि एक अरब देश ने दूसरे अरब देश को सलाह दी कि पहले इजराइल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करे और फिर अगर क्षेत्रीय संतुलन बदलता है, यहूदी राष्ट्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। इन दोनों देशों के नाम गोपनीय रखे गए हैं, लेकिन यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान सभी एक नया रक्षा गठबंधन बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि मिस्र भी इसमें शामिल होने पर विचार कर रहा है। ये सभी इजराइल के चारों ओर क्षेत्रीय परिदृश्य को नया रूप दे रहे हैं। ठीक है, वापस स्टूडियो में। एरियल, हमें अब तक कौन कौन सी जानकारियां पता चली है जिन्हें प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है और इजराइल का नजरिया क्या है? वे इस कथित आदान प्रदान को कैसे ले रहे हैं? हाँ निकोल, इसमें ज्यादा कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। हम इतना कह सकते हैं कि जिस देश को यह सलाह दी गई थी वो हाल के वर्षों में इजराइल के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत में शामिल रहा है। दुर्भाग्यवश हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि यह उस बहुत महत्वपूर्ण और वास्तविक चिंता को उजागर करता है जो इजराइल के पास शांति के दायरे को बढ़ाने की अवधारणा को लेकर है। जाहिर है, इजराइल चाहता है कि वो अपने सभी पड़ोसियों, अपने पड़ोसियों के पड़ोसियों और तीसरे घेरे के देशों के साथ शांति से रहे। यही इजराइल चाहता है, लेकिन इजराइल स्थिति को लेकर बहुत यथार्थवादी भी है, खासकर पिछले 3 वर्षों की घटनाओं के बाद, जो दिखाता है कि यह जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही काफी हो कि आप किसी देश का मूल्यांकन केवल उसकी मंशाओं या मानी गई मंशाओं के आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि उसके कार्यों के आधार पर भी करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इजराइल की तरफ से एक संकेत है कि जब शांति वार्ता या यहां तक कि सुरक्षा वार्ता में शामिल होने की बात आती है तो उसकी कुछ वैध चिंताएं हैं इस मामले में अपने आसपास के किसी भी अन्य देश के साथ। और इसलिए ये ऐसी बात है जिसे सभी संबंधित पक्षों को अपने दिमाग में रखना चाहिए, चाहे आप मध्यस्थ हो या इजराइल में निर्णय लेने वाले हों, कि जब इजराइल शांति के दायरे को बढ़ाने और विस्तारित करने की कोशिश करता है तो ये इजराइल की एक बहुत ही वाजिब चिंता है कि दूसरी तरफ कोई ऐसा हो सकता है जो तकिया कहलाने वाली अवधारणा में लगा हो। यानी जब आप फिर से संगठित होते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं, सेना बनाते हैं, तो अपने दुश्मन को बहलाने की कोशिश करता है और फिर सालों बाद उन पर हमला कर दे। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा ना हो, इजराइल को बहुत सावधानी और सतर्कता से कदम उठाने की जरूरत है। और उसके सभी साझेदार जो चाहते हैं कि वो दूसरे देशों के साथ शांति या सुरक्षा वार्ता करें, उन्हें इस तथ्य के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए। रूथ, मुझे यकीन है कि आपके पास कुछ बहुत ही दिलचस्प नजरिया होगा, खासकर एब्राहम समझौते की संसदीय कॉकस में आपके काम को देखते हुए। आप इन चर्चाओं में तब से शामिल रही हैं जब एब्राहम समझौते अस्तित्व में भी नहीं आए थे। क्या ये विचार तब सामने आया था या ये मध्य पूर्व में बदलते हालात के कारण एक नई सुरक्षा अवधारणा है? मुझे लगता है कि हम सुरक्षा अवधारणा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक धार्मिक अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं और इसके स्रोत कुरान में हैं। असल में ये पैगंबर मोहम्मद और उनके द्वारा किए गए समझौते पर आधारित है। उस समझौते को हुदैबिया कहा जाता था और उन्होंने उस समय अरब प्रायद्वीप में रहने वाले यहूदियों के साथ एक समझौता किया था क्योंकि वे उनकी कौम से ज्यादा ताकतवर थे और वे उन्हें इस्लाम अपनाने और मुसलमान बनने के लिए राजी नहीं कर सके और उन्होंने 10 साल यानी 1 दशक लंबा समझौता किया। फिर भी उन्होंने उस समझौते को तोड़ दिया जब 2 साल बाद उन्होंने अपनी ताकत फिर से इकट्ठा कर ली और अपनी सेना को मजबूत कर लिया। और खैबर में पुरुषों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम, महिलाओं को यौन दासियों के रूप में और बच्चों को ले जाने का बहुत बड़ा वर्णन है। और ये खैबर का नाम अक्सर कई घोषणाओं और सभाओं में लिया जाता है जो कभी कभी फिलिस्तीन समर्थक, इजराइल विरोधी आदि होती हैं और ऐसा पूरी दुनिया में होता है, इस्लामवादियों और दूसरों द्वारा। कुछ लोग शायद ये भी नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये उसी की ओर इशारा करता है। तो ये अवधारणा वर्षों से बल्कि 1400 सालों से मौजूद है। किसी भी देश को यह ध्यान में रखना चाहिए, वर्तमान दुश्मन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करना पूर्ण सामान्यीकरण और फलदायी शांति ला सकता है, जिसे शांतिपूर्ण संबंध कहा जाता है, या फिर युद्ध के लिए संभावित पुनर्गठन। और ये असली यथार्थवादी राजनीति है, इसे ध्यान में रखना जरूरी है, खासकर ऐसे पड़ोस में
जिसमें इजराइल है। मुझे कहना होगा कि यूएई, बहरीन और मोरक्को के साथ हुआ समझौता उस प्रकार का नहीं है, या कम से कम पिछले कुछ वर्षों में उन्हें उस तरह से नहीं देखा गया है। इसके विपरीत इन्हें दूरदर्शिता और नेतृत्व से पहचाना गया है, और ये दोनों ही तरफ से, यानी इजराइल और उन देशों की ओर से एक बेहतरीन पहल रही है। लेन देन के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, भू रणनीति के लिहाज से, आर्थिक रूप से और भी बहुत कुछ। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, और धर्म में यह विचार गहराई से समाया हुआ है। शायद ये राजनीतिक रूप से सही नहीं है, ये सुनने में अच्छा या सुखद नहीं लगता, लेकिन ये एक सच्चा और मौजूद विचार है। इस तथ्य को देखते हुए अगर इजराइल अब्राहम समझौतों का विस्तार करने जा रहा है, या कम से कम अपने कुछ पड़ोसी देशों के साथ भविष्य में अलग अलग समझौते और साझेदारियां करना चाहता है, तो कौन कौन सी सुरक्षा उपायों की जरूरत होगी? सबसे पहले हमें ये कहना होगा कि मिस्र के साथ 40 साल से भी ज्यादा समय से समझौते हैं। एक रणनीतिक गठबंधन है जिसमें मैं इसे युद्ध का अभाव कहती हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखती है। वहां कोई सामान्यीकरण नहीं है, किसी भी मानक के अनुसार वहां गर्मजोशी भरी शांति नहीं है। मिस्र में बहुत ज्यादा ब्रेन वॉशिंग और भड़काऊ बातें होती हैं, जहां 120 मिलियन मिस्री लोगों को इजराइल के खिलाफ बहुत मजबूती से भड़काया और ब्रेन वॉश किया जाता है। फिर भी वहां युद्ध नहीं है, और ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इजराइल को सतर्क रहना चाहिए, उसे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, उसे मजबूत बने रहना चाहिए, और बेशक बेहतर संबंधों के लिए हमेशा हाथ बढ़ाकर रखना चाहिए, लेकिन अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही स्थिति है। यहाँ हम फिर से लामबंद होने की ओर कहीं अधिक मजबूत झुकाव की बात कर रहे हैं। मिथ्या विश्वास, एक तरह की समझ, और शायद इजराइल पर हमला करने तक की बात है, जैसे उसे धीरे धीरे अपने जाल में फंसाना, और ये कहीं अधिक जटिल है। हाँ, नई अवधारणा, जैसा कि आप जरूर उल्लेख करेंगी। खैर, इसी बीच मैं चाहती हूं कि अब हम गाजा से आई कुछ ताजा खबरों पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा सार्वजनिक रूप से अमेरिका समर्थित 15 सूत्रीय निरस्त्रीकरण योजना को खारिज किए जाने के बाद इस पर जोर देते हुए कि आईडीएफ तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक हमास पूरी तरह से निरस्त्र नहीं हो जाता, एक ऐसे ढांचे को खारिज करते हुए जिसमें निरस्त्रीकरण को चरणबद्ध इजरायली वापसी से जोड़ा गया था। लेकिन शांति बोर्ड के उच्च प्रतिनिधि निकोलाई व्लादिनोव कहते हैं कि यह प्रक्रिया क्षेत्र दर क्षेत्र आगे बढ़ेगी और हर चरण को पूरी तरह से सत्यापित किया जाएगा, ना कि केवल भरोसे के आधार पर। तो एरियन नेतन्याहू, जो शायद सार्वजनिक रूप से इस योजना को खारिज कर रहे हैं, लेकिन व्लादिनोव इजरायली जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है, ये कहने के लिए कि दोनों पक्ष लगभग एक ही सोच पर है। क्या हम अभी यही देख रहे हैं? सार्वजनिक रूप से अलग अलग संदेश, जबकि पर्दे के पीछे युद्ध विराम और योजना अपने अनुसार आगे बढ़ रही है। हाँ देखिए निकोल, इस योजना को लेकर काफी भ्रम है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम चुनावी मौसम में हैं, तो इधर उधर थोड़ी बहुत राजनीतिक तोड़ मरोड़ तो होगी ही, ये होने ही वाला है। लेकिन अगर हम खास तौर पर देखें कि व्लादिनोव ने चैनल 12 को दिए अपने इंटरव्यू में क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि रोड मैप, शांति बोर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका और हमास के बीच एक समझौता है। इजराइल इसका पक्ष नहीं है, यह ज्यादा एक इरादे का बयान है। अब जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि वो इस रोड मैप को खारिज करते हैं, रोड मैप का असली पार्ट क्या है? रोड मैप का पार्ट काफी अस्पष्ट है, और मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है, क्योंकि इसका उद्देश्य हमास को इस पर राजी करना था 10 महीनों के बाद, जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। और रोड मैप के पार्ट में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हमास का निरस्त्रीकरण इजराइल की गाजा पट्टी से वापसी से जुड़ा होगा। चीजों के क्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इसे बहुत अस्पष्ट छोड़ दिया गया, जिससे हमास को यह कहने की अनुमति मिली कि दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होंगी। और फिर शांति बोर्ड ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान से भी पहले एक स्पष्टीकरण जारी किया, कहते हुए कि विभिन्न रिपोर्टों के विपरीत इसमें बहुत स्पष्ट क्रम है। सबसे पहले हमास का पूरी तरह से सत्यापित निरस्त्रीकरण और फिर आईडीएफ की चरणबद्ध वापसी। अब इस बाद वाले बयान पर मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इसका विरोध करते हुए नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि वो रोड मैप के पार्ट को अस्वीकार करते हैं, जिसे बाद में शांति बोर्ड द्वारा स्पष्ट किया गया था, और इजराइल तो रोड मैप का पक्ष भी नहीं है। तो हमें यहां मूल बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण है। मूल में शांति बोर्ड और उसके उच्च प्रतिनिधि हर स्तर और हर मंच पर यही कह रहे हैं कि इजराइल से गाजा पट्टी से पीछे हटने का अनुरोध तब तक नहीं किया जाएगा जब तक हमास का पूरी तरह से और सत्यापित निरस्त्रीकरण नहीं हो जाता।
अगर ऐसा नहीं होता तो समझौता रद्द हो जाएगा और फिर इजराइल को पीछे हटने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इस इंटरव्यू में म्लादेनोव की एक बात ने मेरा ध्यान खींचा। आरपीजी, कलाश्निकोव जैसी चीजों की बात करें तो हमास के हथियारों को गिनना या उन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन जब सुरंगों की बात आती है, म्लादेनोव ने कहा कि इसमें 10 साल लगेंगे। ये हमास के सैन्य ढांचे को निष्क्रिय करने का हिस्सा है। तो फिर क्या इजराइल को अगले 10 साल तक पीछे हटने की जरूरत नहीं होगी? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है कि शांति बोर्ड क्या पेश कर रहा है, जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बातों के साथ मेल खाता है, भले ही वो खुद अपने बयानों के विपरीत रोड मैप की आलोचना करते रहे हैं।